हेलो स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक के साथ में दिनेश कुमार देव, लेक्चर बायोलॉजी, चौथा टॉपिक अपना। हमने आपको मुख और मुख गुहा के बारे में बता दिया पाचन तंत्र के दौरान। अब आता है आपके ग्रसनी। तीसरा जो पार्ट आता है ग्रसनी से बोलते हैं फेरिंग्स, PHARYNX, फेरिंग्स, ग्रसनी। ध्यान देना बेटा, ये डायग्राम है पाचन तंत्र का। इसमें ध्यान देना, आहानाल पूरी मुख से लेकर के गुदा तक। सबसे पहले मुख, मुख गुहा, ग्रसनी। ध्यान देना, हमने आपको यहाँ तक वर्णन करा दिया था इसका। ग्रसनी कौन सा पार्ट है? ध्यान देना, मुख गुहा और ग्रसिका के मध्य का भाग क्या कहलाता है? छोटा भाग होता है, ग्रसनी कहलाती। क्या परिभाषा है इसकी? ध्यान देना बेटा, देखो, मुख गुहा और ग्रसिका के मध्य का छोटा भाग, मध्य का छोटा भाग ग्रसनी कहलाता है। तो यह आपको स्थिति पता होनी चाहिए ग्रसनी कहाँ होती है। मुख गुहा कहाँ तक पहले होती है? ग्रसनी तक। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? मुख ग्रसनी गुहा भी कह देते हैं। अब देखो, ये जो ग्रसिका होती है, ध्यान देना, गर्दन से होती हुई कहाँ जाती है? डायफ्राम को भेजती हुई आमाशय में खुलती है। लेकिन ध्यान रखना, इसके बारे में बताऊंगा आगे ग्रसिका के बारे में। पहले ये देख लो आप, ग्रसनी, मुख गुहा और ग्रसिका के मध्य के भाग को ग्रसनी कहते हैं। अब ध्यान देना, ग्रसनी दो तंत्रों का मिश्रण होता है, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र, नहीं है क्या? अर्थात ग्रसनी में दो द्वार होते हैं, एक निगल द्वार और एक घाटी द्वार। घाटी द्वार द्वारा वायु कहाँ जाती है? श्वसनिका में। और निगल द्वार द्वारा भोजन कहाँ जाता है? ग्रास नाल में या ग्रसिका में। यही है ना, दो द्वार होते हैं। जिसे घाटी द्वार के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। घाटी द्वार को बोलते हैं ग्लोटिस और निगल द्वार को गुलेट। ये नाम है इनके, तो ध्यान दीजिएगा आप। तो ग्रसनी श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का मिश्रित भाग होता है। कौन सा भाग होता है बेटा? पाचन तंत्र का और श्वसन तंत्र का मिश्रित भाग होता है। मिश्रित भाग से मतलब इसमें दो द्वार होते हैं। तो ग्रसनी में दो द्वार पाए जाते हैं। पहले द्वार को बोलेंगे हम घाटी द्वार और दूसरे को निगल द्वार। ध्यान देना, अतः यहाँ हम क्लियर नहीं कर सकते इसको। ध्यान देना, नहीं कर सकते क्लियर, तो बता सकते हैं बात बस। अतः ग्रसनी अपने पिछले भाग में दो द्वारों द्वारा ग्रासनाल और श्वास नाल, श्वसनिका ग्रासनाल और श्वासनाल में खुलती है। यदि ग्रासनाल में खुलेगी तो कहाँ जाएगी? ग्रसिका में। अब ध्यान देना, इसमें दो द्वार पाए जाते हैं, दो द्वार द्वारा। पहले द्वार को इसमें पहले जो भी है, पहला द्वार, ये छोड़ो आप, अर्थात इन्हें निगल द्वार से बोलते हैं गुलेट, और ग्रासनाल का क्या हो गया? गुलेट, और श्वासनाल का घाटी द्वार, और घाटी द्वार ग्लोटिस कहते हैं। ये मैंने आपको क्यों लिखा है बेटा? गुलेट माने निगल द्वार, ध्यान देना, और ग्लोटिस आपने सुना एपिग्लोटिस, ध्यान देना, ठीक है ना।
तो दो द्वार होते हैं जिन्हें निगल द्वार और घाटी द्वार कहते हैं। निगल द्वार के द्वारा ग्रसनी कहाँ खुलती है? ग्रासनाल या ग्रसिका में खुलती है, और घाटी द्वार के द्वारा श्वसनिका में खुलती है। घाटी द्वार के द्वारा वायु कहाँ पहुँचती है? श्वसनिका में, क्योंकि घाटी द्वार के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है जिसे क्या बोला जाता है? एपीग्लॉटिस। तो ये ढक्कन क्या कार्य करता है कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। लेकिन कभी सभी हमें क्या लगती है, ज़्यादा फास्ट खाने से धांसी लग जाती है। खाना कहाँ पहुँच जाता है? हल्का खाना कहाँ पहुँच जाएगा? श्वसनिका में, और एकदम खाना जैसे प्राण निकल गए हो, सोचो आप। तो देखिएगा ये ग्रसनी होती है। ग्रसनी छोटा ही होती, ज़्यादा नहीं होती, इतना इसका वर्णन बहुत है, इतना ही। मतलब मेन चीज़ क्या है इसके अंदर? श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का मिश्रित भाग होती है। आगे देखिएगा, अब आता है चौथा भाग इसका, ग्रसिका। मतलब क्या कार्य करते हैं ये ढक्कन? कि भोजन और वायु को पृथक करने का कार्य करता है। अब आता है इसका तीसरा जो चौथा पार्ट है, वो आ जाएगा ग्रसिका। मतलब एक तरह का ये श्वास और भोजन को क्या करने का? विभाजित करने का भाग है। मतलब ग्रसनी वास्तव में जो आहार नाल शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है आपकी पूरी नलिका रूपी। मुख से, मुख तो बता दिया, ग्रासनाल। ये मानव में ग्रसिका लंबाई कितनी? 25 सेंटीमीटर होती है, बताऊँगा लगभग। तो चौथा जो है इसके अंतर्गत ग्रसिका, इसे बोलते हैं ग्रासनाल। ग्रासनाल, ईसोफेगस, OESOPHAGOUS, ईसोफेगस। ध्यान दीजिएगा बेटा, ग्रसनी निगल द्वार द्वारा, ग्रसनी निगल द्वार द्वारा अपने पश्चभाग ग्रसिका में खुलती है। कहाँ खुलेगी? ग्रसिका में तो खुलेगी। तो क्या लिखेंगे हम? ग्रसनी निगल द्वार द्वारा, निगल द्वार गुलेट द्वारा अपने पश्च भाग, पीछे आ रहा है ध्यान रखना, या आगे भी कह सकते हैं हम, ऊपर से नीचे की तरफ आने ना, पश्च भाग में खुलती है, जिसे क्या कहते हैं बेटा? ग्रसिका। जिसे ग्रसिका कहते हैं। ध्यान देना, क्या कहते हैं? ग्रसिका कहते हैं। अब देखो, ग्रसिका आहार नाल का प्रथम भाग होता है वास्तव में, जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। तो देखिएगा, ग्रसिका आहार नाल का प्रथम भाग होता है, वास्तव में प्रथम भाग होता है जिसकी लंबाई मानव में लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ध्यान देना, ग्रसिका की जो भित्ति होती हैं, दीवारें, उनमें ऐच्छिक पेशियाँ, ध्यान देना, ऊपरी भाग में, मध्य भाग में ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशियाँ, और पश्च भाग में अनैच्छिक पेशियाँ पाई जाती हैं। ग्रसिका में किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम स्रावित नहीं होता है, अर्थात ग्रसिका क्रमांकुंचन। ग्रसिका में ध्यान देना, यहाँ से भोजन किस रूप में आएगा? बोलस के रूप में आएगा। कैसा? बोलस। बोलस कैसे बना? मुख गुहा में भोजन को दांतों के द्वारा, जीभ के द्वारा पीसा जाता है या काटा जाता है, चबा जाता है, और उसको लार के द्वारा बोलस में बदल दिया जाता है, ताकि भोजन आसानी से कहाँ आ जाए? ग्रास नलिका में आ जाए। अब देखो, ग्रास नलिका में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनकी भित्तियों के द्वारा किसी भी प्रकार का एंजाइम, पाचक एंजाइम स्रावित नहीं होता है। अर्थात ग्रासनाल की भित्तियाँ कैसी होती हैं? ऐच्छिक होती हैं, और प्रथम भाग में
और ऐच्छिक अनैच्छिक मतलब सभी प्रकार की होती हैं, इनके द्वारा किसी प्रकार का एंजाइम स्रावित नहीं होता है, इसलिए ग्रास नाल में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। अतः ग्रास नलिका गर्दन से होते हुए डायफ्राम को भेजते हुए सीधे कहाँ जाती है? आमाशय में खुलती है। कहाँ खुलेगी? ये डायफ्राम है, तो आमाशय किस ओर है? ध्यान रखना, बाईं ओर। यूँ है, ध्यान रखना, ये चित्र आमाशय बाईं ओर होता है, इसीलिए जो वृक्क होते हैं, बायां वृक्क थोड़ा नीचे होता है, ध्यान रखना, पढ़ेंगे हम उष्ण तंत्र में। तो आमाशय में जा करके खुलती है। अब देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन बनता है कि अधिकतम ग्रसिका लंबाई कितनी होती है? बताओ, जंतु जगत में आपने 10th में पढ़ा है, गुरुजी ने पढ़ाया, आपको खूब पढ़ाया होगा, और 10th में अच्छा दे रखा है इसका वर्णन, 10th की पुस्तक के अंदर बहुत अच्छा है इसका वर्णन पाचन तंत्र का। देखना आप देखिएगा, तो ग्रसिका की लंबाई कितनी होती है अधिकतम? बताओ, माना मत लगभग कितनी होती है? 25 से 30 भी हो सकती है, लगभग बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जिसकी गर्दन लंबी होगी तो बड़ी होगी, नहीं है क्या? हमारा गर्दन छोटे छोटी होगी। आप देखिए, ध्यान दें, ग्रसिका की लंबाई, ध्यान देना, गर्दन की लंबाई पर निर्भर करती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा, तुलना करके पढ़िए, ध्यान देना, सबसे अधिक या सबसे लंबी पादप जगत में, सुनो ध्यान से, मैं आपको तुलना करके बता रहा हूँ मैं आपको, पादप जगत में सबसे लंबी, थोड़ा वहाँ ले जा रहा हूँ आपको मैं, पादपों में, पादप जगत में सबसे लंबी वर्तिकाएँ कौन से पादप में पाई जाती हैं? वर्तिकाएँ, वर्तिकाग्र पढ़ा है ना आपने, पता होना चाहिए, जो कि पराग नलिका की लंबाई पर निर्भर करती हैं। मक्का में पाए जाते फुंदने होते हैं बड़े बड़े, मक्का पादप में होती है कि बड़े बड़े फुंदे जो होते हैं वर्तिकाएँ, वर्तिकाग्र होते हैं भाई, ये अनुकूलन है, ध्यान देना। तो ये पता होना चाहिए आप लोग, तो तुलना करके पढ़ी यहीं से ही, तो ध्यान देना, उसी बात वही आगे पूरी क्या आई है कि ग्रसिका की लंबाई किस पर निर्भर करती है? ध्यान देना बेटा, गर्दन की लंबाई पर। तो सबसे अधिक गर्दन लंबी जिराफ की होती है, तो जिराफ में सबसे अधिक, मैंने लिखा रखा है आपको, किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा आपको, ये इसमें है क्या? नहीं मिलेगा आपको, ये थोड़ा सा दे रखा वर्णन बस मात्र ग्रसिका का। ऐच्छिक पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ वगैरह ये पाई जाती हैं। ग्रसिका में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, सीधा भोजन कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है, ग्रासनाल से होता है वो सीधा। अब देखिए आप, तो ग्रसिका की लंबाई किस पर डिपेंड करती है? गर्दन की लंबाई पर। तो जिराफ में सबसे बड़ी क्या पाई जाती है? ग्रसिका पाई जाती है। अब देखिएगा ध्यान से, उसके बाद में किसका नाम आता है? ऊँट का। लेकिन ऊँट जैसा एक प्राणी और पाया लामा, ध्यान देना, और ये ध्यान रखना, ऊँट और लामा में तो आरबीसी होती है, उनमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि किसी भी स्तनधारी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ध्यान रखना आरबीसी के अंदर। तो ये तो देखिएगा, अब आता है ग्रसिका हो गई पूरी। ग्रसिका में निश्चित यहाँ कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसकी दीवारों या भित्तियों में किसी प्रकार का पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं होता है। अतः ग्रसिका द्वारा भोजन सीधे कहाँ पहुँचता है? आमाशय में। तो ग्रसिका द्वारा भोजन सीधा कहाँ पहुँच जाएगा? आमाशय के अंदर। अब आता है आमाशय, इसका वर्णन करते हैं आमाशय का। तो डायग्राम के द्वारा क्लियर होता है सारी चीज़, कभी नहीं भूलोगे आप लोग, एक बार जाके पढ़ लेना, PDF डाल दूंगा, कोई और बीच में रह गया हो तो आप उसमें देख लेना किताब में से, नोट्स में से उतार लेना आप लोग। चौथा पार्ट आता है बेटे इसका, आमाशय, स्टमक, पेट बोलते हैं इसको। आमाशय, स्टमक। हमने आपको बताया था कि ग्रसिका, ग्रासनाल या ग्रसिका गर्दन से होती हुई डायफ्राम को भेदती हुई कहाँ जाती है? आमाशय में खुलती है। तो इसमें देखिएगा, आमाशय किसे कहते हैं? आहार नाल का कौन सा भाग है? आहार नाल का पेशीय चौड़ा थैलेनुमा भाग क्या कहलाता है? आमाशय कहलाता है। सबसे चौड़ा भाग है आहार नाल का, ये ध्यान रखना। तो देखिएगा, आहार नाल का, आहार नाल का थैलेनुमा चौड़ा भाग पेशी भी होता है,
थैलेनुमा चौड़ा पेशीय भाग, चौड़ा मांसपेशियों के बना होता है पूरा, पेशीय भाग आमाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? आमाशय कहलाता है। अब देखिएगा ध्यान से, मतलब ग्रेसिका अपने पश्च भाग द्वारा आमाशय में खुलती है। ये पश्च भाग है, अग्रभाग है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना एक छिद्र पाया जाता है। आमाशय 3 भागों का बना होता है या 3 भागों में बटा होता है। या आमाशय का अलग से स्ट्रक्चर बनाऊँ, मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, ये ग्रेसिका है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आमाशय 3 भागों में बटा था। इसे बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक भाग, इसे बोलते हैं फंडस भाग, इसे बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक भाग। आमाशय 3 भागों में बटा होता है। आगे पुस्तक में डायग्राम नहीं है इसका, फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको। ये होता है ग्रेसिका और आमाशय के अग्रभाग के द्वारा होता है कार्डियक संकुंचन, कार्डियक कपाट, कार्डियक कपाट या स्फिंक्टर, कार्डियक CARDIC, कार्डियक स्फिंक्टर, कपाट भी कह सकते हैं इसको, या कार्डियक संकुंचन भी कह सकते हैं इसको, कार्डियक संकुंचन, कार्डियक स्फिंक्टर। ध्यान देना, ये 80% भाग बनाता है, ये 20% बनाता है, और ये भी लगभग 10-10 मान सकते हैं इनको हम, 20% भाग। और यहाँ पर ध्यान रखना, आमाशय के पश्च भाग और ग्रहणी के जुड़ने के स्थान पर क्या होता है? ये पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक कपाट, पाइलोरिक कपाट। ये क्यों होते हैं बेटा, बताएंगे आपको। और जहाँ पर जो छिद्र होता है, दोनों के मतलब जो छिद्र होता है छोटा, उसे बोलते हैं पाइलोरस, इस वाले को पाइलोरस छिद्र। ये पूछे जाते हैं कंप्यूटर में, इसलिए क्या कार्य है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। ज़्यादा रचना पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, इनके भागों की रचना, फिर हम पढ़ेंगे नहीं कार्यविधि। और आपके कोर्स में कार्यविधि आती हैं, कैसे आएगा कि पाचन किसे कहते हैं, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, आमाशय में पाचन क्रिया को समझाइए, हो गया 4 नंबर का प्रश्न। ऐसे बनते हैं। फिर भी हमें पता होना चाहिए कहाँ से क्या होता है। अब देखिएगा, ये जो होता है कार्डियक संकुचन, इसके अंदर जो छिद्र पाया जाता है इसे बोलते हैं कार्डिया, इस छिद्र को कॉर्डिया बोलते हैं। अब देखिएगा, पेशिया आमाशय में खुलता है, ठीक है ना। ये जो ग्रेसिका है, ग्रेसिका कार्डियक संकुंचन, ग्रेसिका और आमाशय के अग्रभाग या कार्डियक भाग के मध्य में एक संकुंचन पाया जाता है, जैसे क्या बोलते हैं, कार्डियक संकुंचन। और इनके मध्य में एक छिद्र होता है, क्या बोलते हैं, कार्डिया। तो आमाशय का जो अग्रभाग है इसे बोलते हैं जठरागम, आगम, जठर। आमाशय क्या कहते हैं, जठर, जठराग्नि, पेट की अग्नि सबसे खतरनाक होती है, भूख। इस समय चल रही है भाई कोरोना काल में, बेचारे बहुत परेशानी होती है। तो देखिएगा, ये भाग क्या कहलाया, ऊपर वाला भाग कार्डियक भाग, ध्यान देना। मध्य का भाग सबसे बड़ा भाग होता है, इसी में ही पाचक एंजाइम का स्त्रन होता है। आमाशय की भित्तियों से क्या निकलते हैं, जठर रस, जिसका pH कितना होता है, 1 से 2, क्योंकि अम्ल होता है। कोशिकाएं होती हैं आमाशय की भित्ति में 3 प्रकार की। मुख्य कोशिकाएं जिन्हें बोलते हैं हम ऑक्जेंटिक सेल्स या जाइमोजन सेल्स बोलते हैं उनको। दूसरी होती है ऑक्जेनिक सेल्स, और तीसरी होती है श्लेष्मा कोशिकाएं। बताएंगे इसके अंदर आपको, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा, कार्डियक भाग, फंडस भाग और पाइलोरिक भाग, 3 भागों में आमाशय बटा होता है। अब देखिएगा,
आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। कितना रहता है? 4 से 5 घंटे तक रहता है, क्योंकि आमाशय में सबसे अधिक पाचन किसका होता है? प्रोटीन का, जो भी कहता है आंशिक पाचन होता है। अब ध्यान देना, आमाशय की भित्ति से क्या निकलता है? जठररस। जठररस का स्त्रावण किया जाता है। लेकिन आमाशय की भित्ति में ध्यान देना, सबसे अधिक जठररस कौन सा भाग करेगा? फंडस भाग, जठर रस। इसके द्वारा जठर, और इसके भाग कौन करेगा? जठर निर्गम रस, यहाँ से निकलेगा पाइलोरिक से। इसके बारे में बताएंगे आपको, क्योंकि आमाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ध्यान देना, सबसे पहली यह आमाशय की भित्ति से जठर रस का स्त्रावण 3 प्रकार की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। जो पहला है आपको मुख्य कोशिकाएं या जाइमोजन कोशिकाएं। जाइमोजन कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण किया जाए? पेप्सिनोजन, पेप्सिन का। आमाशय में 3, ये आगे बताएंगे, उसके अंदर फिर कुछ चलेगी ना क्रिया विधि, उसमें आता है ये, फिर बता दूंगा आपको। पेप्सिनोजन, और दूसरी भाग कौन सा होता है? ऑक्सीजनिक सेल। इससे HCl जो भोजन को गलाने का कार्य करता है, तोड़ने का कार्य करता है। ये कार्यविधि बाद में फिर बता दूँ आपको। और तीसरा है श्लेष्मा। तो ये श्लेष्मा कोशिकाओं से श्लेष्मा, और ऑक्जेंट्रिक्स कोशिकाओं से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और पेप्सिनोजन जाइमोजन कोशिकाओं से। पेप्सिनोजन अक्रिय अवस्था में होता है, HCl द्वारा क्रिया करेगा, पेप्सिन में बदल जाएगा। और पेप्सिन किसका पाचन करेगा? का। एक और बटी होती है भाई। आमाशय भाग किसमें खुलता है? ग्रहणी में। तो जठरागम द्वारा, पाइलोरिक भाग द्वारा आमाशय ग्रहणी में खुलता है, छोटे आंत्र में खुलता है। और ग्रहणी और पाइलोरिक, आमाशय के पाइलोरिक भाग के मध्य में एक संकुंचन पाया जाता है, जिसे पाइलोरिक संकुंचन या पाइलोरिक कपाट कहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि जो भोजन आता है उसको वापस आमाशय में नहीं जाने देता है, भोजन रोकने कार्य करता है ये। अब ध्यान देना, यहाँ भोजन कैसा हो जाए? कायम। आमाशय में पाचन के फलस्वरूप भोजन भोजन कैसा हो जाएगा? कायम बन जाए। ध्यान रखना, प्रश्न आता है कई बार। सबसे पहले क्या आता है? बोलस ऊपर, फिर आता है कायम। भाई प्रकार भी चेंज हो रही है ना इनकी, ले जैसा हो जाता है ये कायम। तो क्या होता है जब, क्योंकि और नलियाँ सिकुड़ जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, क्योंकि भोजन जब आएगा तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा? एक संकुंचन, उसे बोलते हैं पाइलोरिक संकुंचन या पाइलोरिक कपाट। और जिसके अंदर छिद्र होता है उसे बोलते हैं पाइलोरस। ग्रहणी और आमाशय के पश्च भाग के अंदर एक कपाट पाया जाता है, जिसका बोलते हैं पाइलोरस, और संकुंचन को पाइलोरिक संकुंचन बोलते हैं। इनके द्वारा भोजन आता है, लेकिन भोजन यहाँ आ गया है ना तो वापस इधर नहीं जाएगा, इसलिए कपाट बंद हो जाता है। जाएगा तो भोजन यहाँ से आ गया कायम के रूप में, यहाँ आ गया, हो सकता है इधर भरा हो दबा, लेकिन कभी सभी क्या होता है, लेकिन कहाँ से? आमाशय से आती है, यहाँ से नहीं आती। ध्यान रखना, ये कपाट बंद हो जाता है, ये कपाट अपने आप खुल जाता है। ये तो बंद हो जाता है पूरा। उल्टी आती है ना सभी, ज़्यादा खा लिया अचानक तो ये पूरा आमाशय ऊपर आ जाता है, मतलब कहने का मतलब पूरा सिकुड़ जाता है पूरा एसिडिटी होने पर। एसिडिटी क्यों होती है? भोजन को खा लिया साहब, दम से इतना भर लिया भोजन को, पूरा पेट भर लिया, अब उसमें पानी पीने के लिए जगह छोड़ो भाई। सोचिए आप लोग, पानी पीने के लिए जगह छोड़िए, आप पानी में घूमते रहेगा आराम से, पाचक रस स्त्रावित नहीं होंगे, स्त्रावित होंगे तो नीचे ही पड़े रहेंगे बेचारे, ऊपर जाएंगे नहीं, और पानी ऊपर तैरता रहेगा, कभी पेट
बचता है पानी, ज़्यादा खाना खा लेता हूँ। अब क्या करते हैं, इनो लेते हैं साहब, क्योंकि वैक्यूम बन जाता है। इनो हमने लिया तो ये कुछ भोजन को गड़ाएंगे, एसिडिटी क्यों होती है, HCl भी अधिक मात्रा में स्त्रैत होगा और HCl निकल कर ऊपर आ जाएगा, खट्टी डकार आएंगे और खतरनाक हो जाता है एसिडिक ज़्यादा खाने से। फिर भी इनो लेते हैं, फिर इनो क्या करें, कौशी करेंगे। क्या होता है इनो में, क्या होता है बताओ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, नहीं है क्या, और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, ये मिले होते हैं। तो उसके अंदर ये क्या करेंगे, उसको भोजन गलाएंगे और डकार के रूप में बाहर आओ, तब जाके थोड़ा भोजन आगे जाएगा, तब रास्ते खुल जाएंगे, तब जाके थोड़ा रैक्स मिलेगा। या फिर उल्टी करोगे तो आधा भोजन आ जाएगा। तो हमें भोजन हमेशा, भूख है 5 रोटी की, खाना चाहिए 3, क्योंकि पानी भी तो पीना है भाई। 5 खा लिया, दबा के खा लिया, बाटी हो रही है खाली दबा के, और बाद में बड़ी दिक्कत होती है। तो बेटा देखिए ध्यान से, कहने का मतलब ये है पाचन तंत्र है, यदि पाचन तंत्र सही है सब कुछ सही है, सीधी बात ये है। तो ध्यान से देखना आप, तो कायम के रूप में भोजन कहाँ आएगा, ग्रहणी में आएगा। सबसे अधिक पाचन क्रिया कहाँ होती है, ग्रहणी में होती है, ध्यान दीजिएगा आप। क्यों कि ये जो पित्त वाहिनी होती है, पित्ताशय से पित्त वाहिनी कहाँ खुलती है, ग्रहणी में। पित्ताशय से पित्त रस आते हैं, अग्नाशय से अग्नाशयी रस आते हैं। और सबसे शक्तिशाली रस क्या, कौन से होते हैं, अग्नाशय रस। रस 5 प्रकार के होते हैं, बताऊंगा मैं आपको। मैं तो देखिएगा आगे हम देखते हैं किसमें, मतलब छोटी आंत्र, छोटी आंत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन 3 भागों में बटी होती है भाई। सबसे पहले ग्रहणी, कौन सी बनेगी ग्रहणी भाई, देखना डोडेनम, DUODENEM डोडेनम। दूसरा है मध्यांत्र, जेजुनम, और कौन सी आएगी भाई लास्ट में, क्षुधांत्र। इसे बोलते हैं हम इलियम, इलियम, ठीक है, डोडेनम, जेजुनम, इलियम। तो देखिएगा छोटे आंत्र का जो प्रथम भाग है वो क्या कहलाएगा, ग्रहणी कहलाएगा। इसके बाद में ये आते हैं, यहाँ तक जेजुनम, फिर ये इल्ली के आकार की इलियम, जे के आकार की जेजुनम, जैसे कुंडलित भाग होती है पूरा, ये आहारनाल लंबी कुंडलित पेशी नलिका होती है, तो ये भाग हो जाएंगे। अब देखिएगा आप यहाँ पर सबसे अधिक भोजन का पाचन कहाँ होता है, ग्रहणी में होता है, मतलब छोटी आंत्र में। और छोटे आंत्र के कौन से भाग में, ग्रहणी में। पॉइंट पे आ जाए बिल्कुल डायरेक्ट सीधे, छोटे आंत्र में होता है। लेकिन छोटे आंत्र में अवशोषण भी होता है सबसे अधिक भोजन के पाचन का। क्या पढ़ जाते हैं, छोटे आंत्र का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे औतकी, तो उसमें रसांकुर होते हैं जो भोजन को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे, भोजन के पाचन को, पचित भोजन को अवशोषण करेंगे उसका। अब देखिएगा आप ये ग्रहणी, मैंने आपको बताया था पाचक रस 5 होते हैं भाई, 5 प्रकार के होते हैं। देख लो पहले कौन कौन से हैं। पहला है लार ग्रंथि द्वारा स्रावित लार, और आगे बता देंगे इसको, लार रस। दूसरा है आमाशय रस, भाई ग्रहणी में तो होता ही नहीं है। जठर रस बोल सकते हैं इसको, जठर रस, आमाशय क्या बोलते हैं, जठर बोलते हैं। तीसरा है पित्त रस, पित्त रस। चौथा है अग्नाशय रस, अग्नाशय पाचक रस। और 5वां है आंत्रीय रस, आंत्रीय रस। तो ये ध्यान रखना बेटा, आज टॉपिक इतना ही है, इसके बारे में छोटे आंत्र कल बताएंगे आपको, ठीक है ना।